चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेसिकली हमें लैब नंबर 3 परफॉर्म करनी है वो एक बहुत ही सिंपल सी लैब है, और आप लोग इस टाइप की लैब जो है ना वो लैब नंबर 4 में भी करेंगे। बट ये है कि ये वाली लैब जो है वो बहुत ही बेसिक लैब है, और बेसिक के साथ साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब इसलिए है क्योंकि इस लैब के अंदर आप सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के तरीकों को देखेंगे। अच्छा, अब जैसे आपको बताया कि प्रीवियस लैब में भी हम लोगों ने इन डिटेल इस चीज़ को डिस्कस किया था कि भाई मेरे पास जितने भी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या है? सिस्टम बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ डिवाइसेस का, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का एक इंटीग्रेशन को कहते हैं, ठीक है। उस उसके जमा जोड़ को, मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन है, तो एक वॉशिंग मशीन क्या है? मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं उसके अंदर, सर्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो। तो इन सब चीज़ों का जो जमा जोड़ है या जो इनकी इंटीग्रेशन है वो बेसिकली क्या है? सिस्टम होती है। सही है। तो आज की लैब में हमें करना ये है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम या जो स्टेप रिस्पॉन्स होता है, उस स्टेप रिस्पॉन्स के एनालिसिस से हमें उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को डिटरमिन करना है। सही है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में ये बात समझाई है कि हर सिस्टम का एक अपना ट्रांसफर फंक्शन होता है। ट्रांसफर फंक्शन का मकसद क्या होता है या उसका पर्पस क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली किसी भी सिस्टम की आइडेंटिटी है। बाय द टर्म आइडेंटिटी मेरा मतलब ये है कि वो जो सर्टन ट्रांसफर फंक्शन है वो ये डिसाइड कर रहा है कि आपने जब उसको एक सर्टन इनपुट से एनर्जाइज किया, या उसको आपने क्या कह सकते हैं कि उस सर्टन इनपुट को आपने उस सिस्टम को प्रोवाइड किया, तो वो सिस्टम उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है या उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके और प्रोसेस करके आपके सामने एक आउटपुट लेकर आ रहा है। तो वो जो किस तरीके का जो लफ्ज है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये डिटरमिन कर रहा है कि उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सही है। तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए, अब अगर आपके पास फर्ज करें एक अननोन सिस्टम मौजूद है और एक आपको टास्क दे दिया, फर्ज करें आपके पास एक मोटर मौजूद है, उस मोटर का आपको ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करना है, तो कैसे करेंगे? तो किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करना होता है तो तरीकेकार ये होता है कि आप जो है उसके इनपुट्स पर मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई करते हैं, और उसके रिस्पॉन्सेज जो आ रहे होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, और उनकी एनालिसिस से हम जो है वो ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली आज की जो लैब है, लैब नंबर 3, उसका टाइटल है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस करते हुए हम किस तरीके से उस स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट कर सकते हैं, वो हम जो है इस लैब में कंप्यूट करेंगे। सही जी। अगर आप लैब के ऑब्जेक्टिव को देखें तो इतने देर लैब का रहने दे, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या कह रहे हैं? टू ऑब्टेन द स्टेप कोई पता नहीं। impulse and ramp response of a transfer function of a given system, and then identify the system parameters of first order using step response only। अब इस बात को या इस जुमले को थोड़ा गौर से समझते हैं कि वो हमसे इस लैब में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस लैब में आपसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो आपसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास एक अननोन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो मौजूद है। ठीक है। आपके पास एक अननोन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मौजूद है। अभी अटेंडेंस मैंने शुरू में बताया कि अभी रुक जाए, अटेंडेंस मैं क्लास के एंड में लूंगा, तो इसलिए अटेंडेंस प्लीज चैट बॉक्स में ना लिखें। इससे फिर लेके क्लास में मुझे डिस्टर्बेंस होती है, बार बार चैट बॉक्स खुलता है तो अटेंडेंस एट द एंड ऑफ द क्लास होगी एक साथ, तो इसलिए अभी परेशान नहीं हो अटेंडेंस के लिए। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, इस लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस लैब का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आपको एक सम अप कर देता हूँ कि आपके पास एक अननोन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो मौजूद है। सही है। अच्छा, अब करना ये है कि आपने उसके अंदर मुख्तलिफ इनपुट्स या मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई करने हैं। कौन कौन से अप्लाई करने हैं? एक आपने अप्लाई करना है, मैं आपको थोड़ा इसको डिफरेंट कलर में हाईलाइट करता हूँ ताकि वो समझ भी आए आपको। एक को आपने अप्लाई करना है स्टेप इन। हैं ठीक है, ये जो ग्रीन वाला अप्लाई किया हुआ कटर? है, एक आपने अप्लाई करना है स्टेप इन। नेक्स्ट जो है वो आपने अप्लाई करना क्लास है में चक के लिए एक होंगे उठे इम्पल्स इनपुट, कुत्ते।
जरा तू छोड़ के and then the और finally संभल you के have to apply। तू छोड़ के ऐसे तू लेके गया, लेके कौन गया सी? तू लेके गया सी? मैं लेके? तीन तरह के इनपुट्स हाँ आपने तो छोड़ अप्लाई के मैं करने तो नहीं हैं। आया, अब ये इनपुट्स मैं मेरे हाथ से नहीं सिमुलेंट आए पे फिलहाल। किस तरीके से जनरेट तारा फूक करूंगा करके ये भी मैं आपको सिर्फ बोर्ड सिखाऊंगा सब पकड़ा है चीजें, ऐसे। बेटा ठीक है। माइक खुला हुआ अब ये नहीं तीनों चुके, इनपुट्स हाथ आपने भी नहीं किसी लाया, उसमें फर्स्ट पे हुए ऑर्डर सिस्टम के ऐसे अंदर गए नहीं उसके बाद ना फीड ना करना मेरे को है। उसका और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर जब भी हम कोई सिग्नल फीड करेंगे या किसी भी सिस्टम के अंदर कोई सिग्नल फीड करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है मैंने नहीं किया है बीमारी के अंदर। जिदो मैं थल्ले आ गया फिर मैं कि तेन वो क्या जो है प्लास लेके वो आऊं, अपना तू एक क्या कि नहीं रिस्पेक्टिव भाई आउटपुट तू जनरेट आपे कर रहा चाबी होगा, तो मेरे ठीक को है। चाबी भी है नहीं ना, किसी मैं का याद माइक रहे उसके अनम्यूट बाद है तो म्यूट है तो माइक ऑफ कर लें सारे, जिसका माइक क्योंकि मसला कर रहा है तो ठीक है। मेरे ख्याल से अनम्यूट ही है सबके माइक, मेरे ही सिर्फ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये करना है हमें, ठीक है जी। कि आपको क्या करना है, तीनों सिग्नल्स जो है वो बारी बारी करके फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर उसको ट्रिगर करना है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आपने स्टडी करने। बट आपने जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए निकालना है। अब सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए क्यों निकालना है, ये हम क्लास के एंड में जब हम लोग सब रिस्पॉन्स स्टडी कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स ही क्यों यूज करते हैं सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम जरा ये देख लें कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं क्या हैं। प्रीवियस लैब में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स को थोड़ा सा इन डिटेल जो है वो स्टडी करने की कोशिश की थी, जहां पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सिस्टम का ऑर्डर is dependent upon the number of energy storing elements that are present inside the system, ठीक है। अगर मेरे पास एक RLC सर्किट है तो उसके अंदर मेरे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो ये दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स कॉरिस्पॉन्ड टू अ सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है जो कि मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से है, इसके अंदर मेरे पास मास है और स्प्रिंग है, क्योंकि डैम्पर तो एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा, वो तो एनर्जी कंटेंट को और खत्म कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, सही है। तो द सिस्टम्स ऑर्डर is determined using the number of energy storing elements that exist inside the system। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो या तो वो आरसी सिस्टम होगा या मेरे पास एक आरएल सिस्टम होगा। तो आरसी सिस्टम का जब मैंने आरसी सर्किट का नाम लिया तो आपके जहन में क्या चीज आई, फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स बेसिकली जो होते हैं, जो लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर होते हैं, वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर या तो आर है या मेरे पास सॉरी या तो सी है या तो एल है, आर तो होता ही होता है, सही है। तो आरसी सर्किट्स जो होते हैं वो प्राइम एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंगल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर एग्जिस्ट कर रहा होता है, सही है। इसके अलावा हमने एक और बात देखी थी कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसकी जो पावर थी मैक्सिमम वो 2 तक जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो उसकी जो पावर है वो 1 तक जा रही होगी, सही है जी। अच्छा जी, अब आ जाए मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहला जो चीज़ है वो है स्टेप रिस्पॉन्स। अब स्टेप रिस्पॉन्स को बहुत गौर से देखते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि मैं इस इमेज को पहले यहाँ पर कॉपी करूँ और पेंट में जाके आपको समझाऊँ, ताकि आपको वो चीज़ जो है ना वो बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं बस, चलें ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली अभी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स का मतलब है कि सिस्टम का आउटपुट है, ठीक है। अगर ये रिस्पॉन्स है तो इनपुट कैसा होगा, अब मैं इनपुट ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। इनपुट कुछ ऐसा होगा। स्टेप इनपुट कैसा होता है? स्टेप इनपुट होता है यूं, ठीक है। ये जो रेड वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम स्टेप इनपुट, जो आपने किसी भी सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है जी। तो दिस रेड लाइन इज योर स्टेप इनपुट, जो आपने किसी सिस्टम को अप्लाई किया, उस सिस्टम ने उस स्टेप इनपुट को मैनिपुलेट किया, प्रोसेस किया, और आपके सामने ये जो ब्लैक कलर की वेवफॉर्म आ रही है, दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अब इस स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूट करनी पड़ती है, जो बेसिकली आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि आप 3 टाइप के इनपुट्स अप्लाई करेंगे, स्टेप इनपुट,
रैंप इनपुट, और तीसरा कौन सा था, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और इम्पल्स इनपुट। बट उन तीनों इनपुट्स के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स को कंसीडर करते हुए सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की, तो अगर मैं ये रेड वाला सिग्नल किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर दूंगा तो मेरे पास ये ब्लैक कलर की वेव फॉर्म जो है वो रिजल्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अब मुझे अगर मेरे पास ये रेड वाली वेव है और ये ब्लैक वाली वेव है और मुझे इसके जरिए सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, अब इसको देखते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आपके सामने मैं अभी इसको लिखता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स का जो जेनेरिक ट्रांसफर फंक्शन होता है, जेनेरिक का मतलब क्या होता है, जो एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है ये, मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक मिनट, टी ऑफ एस जो है वो बराबर होता है के अपॉन टाउ एस की पावर 1 प्लस 1, ठीक है। ये जो आपके सामने मैंने अभी लिखा है ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स का एक जेनेरिक ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करना है तो आपके सामने दो अननोन्स हैं, कौन कौन से, एक है मेरे पास ये के वाला अननोन और एक है मेरे पास ये टाउ वाला अननोन। तो अब इस इंफॉर्मेशन से ये आपके सामने जो ग्राफ्स गिवन है इससे हम के और टाउ किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं ये हम देखते हैं। उसकी कंप्यूटेशन से पहले हमें ये बात डिटरमिन करनी है कि के आखिर के क्या होता है और टाउ क्या होता है। तो भाई के याद रखो, के जो है मेरे पास वो है डीसी गेन का नाम, किसका नाम है, डीसी गेन, ठीक है। अब ये डीसी गेन क्या होता है, डीसी गेन जो है वो बराबर होता है वी आउट, आउटपुट का वोल्टेज, अपॉन इनपुट का वोल्टेज। अगर मैं इस रेड वाली वेवफॉर्म और इस ब्लैक वाली वेवफॉर्म को एनालाइज करूं तो मेरी ब्लैक वाली वेवफॉर्म राइज होते 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 एक पॉइंट पर आकर वो इनपुट के बराबर हो चुकी है। यहाँ पर अगर यहाँ पर गौर से देखो तो रेड वाली वेवफॉर्म और ब्लैक वाली वेवफॉर्म ये आपस में मर्ज हो चुकी है, बट बिल्कुल एग्जैक्टली मर्ज नहीं हुई है, मतलब ओवरलैप नहीं कर रही। ब्लैक वाली वेवफॉर्म हल्की सी नीचे। तो फर्स्ट करें, मैंने कहा कि मेरा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 0.98 और इनपुट वोल्टेज मेरा है 1 वोल्ट्स एग्जैक्टली। तो मेरा के जो है वो कितना आ गया 0.98। सो अगर के कंप्यूट करना है सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स से तो स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए के कंप्यूट करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड करें इनपुट वोल्टेज से, सही है। आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई दैट इज कॉल्ड सिस्टम्स डीसी गेन, सही है। यहाँ तक समझ आ गया कि डीसी गेन किस तरीके से निकालना है स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो असल मसला आता है, असल मसला तो नहीं आता, बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टाउ निकालने का। अब व्हाट इज टाउ, किसी ने टाउ का नाम पहले सुना है, व्हाट इज टाउ। यहाँ पर वैसे इसने शो भी किया हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको अगर कलर चेंज करूँ उसका और साइज थोड़ा बढ़ाऊँ इसका, कलर मैं करूँ इसका आई थिंक ब्लू करता हूँ, ये कुछ टाउ मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। वैसे ये क्या है टाउ, यस टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट तो है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बट उसकी एक सर्टेन डेफिनेशन होती है। कैन एनीवन एक्सप्लेन टाउ, टाउ इक्वल्स टू आरसी। ओके गुड अनम, ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आरसी का इन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही यूज किया, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली इसका एक अंदाजा है। अच्छा, टाउ जो होता है, जिस तरीके से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आरसी के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। टाउ बेसिकली ये होता है कि
63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जिस टाइम में हमने रीच की है, दैट इज कॉल्ड टाउ। अच्छा, अब फर्ज नहीं करो, बल्कि इस सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कितनी है? 1.0 वोल्ट्स, क्योंकि इससे ज्यादा तो मेरा आउटपुट जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा इनपुट मैक्सिमम 1 वोल्ट्स है। तो आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं जा सकता। आउटपुट हमेशा या तो इनपुट के बराबर होगा या इनपुट के कम होगा। बहुत ही कोई रेयर केस होता है जब आउटपुट इनपुट को एक्सीड कर जाता है, बट अभी हम वो रेयर केस डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा जो आउटपुट है, जो ब्लैक वाली वेवफॉर्म है, आइदर इट विल बी इक्विवेलेंट टू द इनपुट वैल्यू और इट वुड बी लेस देन द इनपुट वैल्यू। सही है जी। तो हमने ये कहा कि टाउ क्या है? टाउ बेसिकली वो टाइम है जब आपकी आउटपुट वेवफॉर्म, ब्लैक वाली वेवफॉर्म, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाए। अच्छा, 63% वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इस 1 वोल्ट का 63% लूं तो इट वुड बी 0.63 वोल्ट्स। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि भाई मेरी जो ये वाली वेवफॉर्म है ब्लैक वाली, वो 0.63 वोल्ट्स इस टाइम में रीच कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड योर टाउ और टाइम कांस्टेंट। सही है। या तो आप टाउ को यहां से कंप्यूट कर लें, या एक और आसान तरीका कंप्यूट करने का ये होता है कि आपकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है ना ब्लैक वाली, इट सेटल्स डाउन। और ये एक फिक्स बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि जो आपकी आउटपुट वेव फॉर्म होती है वो 5 टाउ के अंदर जो है वो कंप्लीटली सेटल डाउन हो जाती है। कितने टाउ के अंदर? 5 टाउ के अंदर। तो फर्ज करो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 टाउ। तो गौर से देखो, 5 टाउ के अंदर आपकी वेव जो है बिल्कुल सेटल हो चुकी है। सही है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि आपके जो, अगर हम ओरिजिनल ऑसिलोस्कोप की बात करें तो ऑसिलोस्कोप के अंदर आपको टाउ के अंदर तो वैल्यूज नहीं गिवन होती। यहाँ तो आपके पास टाइम होता है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। तो आपने ये चेक करना है कि आपकी आउटपुट वेव किस टाइम में सेटल डाउन हो रही है। फर्ज करो मैंने देखा कि भाई मेरी आउटपुट वेव जो है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, अगर थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहें इसको, ठीक है। मैंने ये चेक किया कि फर्स्ट करो मेरी जो आउटपुट वेव है वो 25 सेकेंड में सेटल डाउन हो गई। अब मुझे टाउ निकालना है, तो मैं टाउ कैसे निकालूंगा? मैं इसको बराबर कर दूंगा 5 टाउ के, और 5 को वहां डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास टाउ कितना आ गया? 5 सेकेंड्स। सही जी। तो टाउ निकालने का ये आसान तरीका होता है, और के हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई सिस्टम के अंदर जब मैंने एक स्टेप इनपुट दिया, तो स्टेप इनपुट देने से रिजल्टेंट स्टेप आउटपुट आया या स्टेप रिस्पॉन्स आया, और स्टेप रिस्पॉन्स के कॉरिस्पॉन्डिंग मैंने के निकाला और टाउ निकाला, और के और टाउ निकालते ही मेरा अननोन ट्रांसफर फंक्शन जो है वो सिस्टम का, वो कंप्यूट हो चुका है अब। सही है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि ये हमने कंप्यूट तो कर दिया इसके अंदर, इसको इस तरीके से। सही है। अब बाकी दोनों जो हम लोग इनपुट्स देंगे, हम उनको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करने में, और इसको भी कंसिडर कर रहे हैं? तो ये अभी हम बात जो है वो एनालाइज करेंगे। एक और बात ये आपको समझानी थी थोड़ी सी, जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो ये है कि अगर ये लैब, जो लैब नंबर 3 है, हम यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं, तो वो ये लैब वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम आपको बाकायदा एक अननोन सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ पीसीबीज। बेसिकली हमारी लैब के अंदर जो एलसीएस लैब है, उसके अंदर लैब नंबर 3 और लैब नंबर 4 के लिए स्पेशल डेडिकेटेड जो है ना, वो प्लांट्स है। प्लांट से मुराद क्या होता है? अननोन सिस्टम्स है। हम आपसे उसके अंदर बारी बारी पहले स्टेप इनपुट करवाते हैं, फिर रैंप इनपुट करवाते हैं, और फिर इम्पल्स इनपुट करवाते हैं, और ऑसिलोस्कोप पर आपसे रिस्पॉन्सेस चेक करवाते हैं, और स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए के और टाउ निकालते हैं, और सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। बट अभी हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास एज सच कोई अननोन प्लांट मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इनिशियली के और टाउ खुद दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर के और टाउ पता ही नहीं है तो आप सिस्टम का एनालिसिस किस तरीके से करेंगे?
तो मैं आपको के और टाउ खुद दूंगा, आप उसके जरिए जो है स्टेप रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स और रैंप रिस्पॉन्स निकालेंगे, और फिर स्टेप रिस्पॉन्स को देखते हुए के और टाउ को वेरीफाई करेंगे कि क्या जो मैंने आपको दिया है क्या बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलेंगे ताकि हम उस चीज को कवर अप कर लें जो हमने लैब में मिस की है। अच्छा, तो ये हमने जो है स्टेप रिस्पॉन्स की इन डिटेल कहानी सारी देख ली, जहां पर हम लोगों ने के निकालना सीखा और जहां हमने टाउ निकालना सीखा, और हमने ये भी देख लिया कि के और टाउ आखिर होता क्या है। तो यहाँ तक कोई मसला है किसी को? अभी यूनिवर्सिटी खुलने का कुछ नहीं पता कि कब खुलेगी, कि अगर अगर जैसे यूनिवर्सिटी खुली, खुलने का कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। तो अभी आप लोग, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट करें, जब कोई ऑफिशियल कोई न्यूज़ आएगी उसके बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं कि भाई क्या होगा। तो इसलिए अभी कुछ पता नहीं है। तो अभी आपको इसमें कोई कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर मैं आगे के रिस्पॉन्सेज को स्टडी करूंगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, क्लियर है। अच्छा, तो भाई ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर स्टेप रिस्पॉन्स को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया और अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया कि भाई स्टेप रिस्पॉन्स हम किस तरीके से देख सकते हैं। सही जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप बेसिकली जिस आप जो काम मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको बेसिकली अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर प्लॉट करना होगा। अच्छा, अब आ जाए इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर। अच्छा, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या? अच्छा, इम्पल्स रिस्पॉन्स को स्टडी करने से पहले मैं इस ग्राफ को वापस ज़रा वहाँ लेके जाऊँ और वहाँ वहाँ पर आपको एनालाइज कराऊंगा इसको। पेंट है, पेंट में जाके मैं एक न्यू विंडो खोलता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं इसकी तस्वीरें जो हैं वो बाद में प्रोवाइड कर दूँ। वन, इसको मैंने सेव कर दिया। सर सिस्टम का कोई भी टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसको 5 टाउ के इक्वल लेना है। देखें, ये 5 टाउ क्या है? ये 5 टाउ ये है कि हमने जब किसी अननोन सिस्टम को, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टेप सिग्नल एज एन इनपुट दिया, तो उसने रिजल्टेंट स्टेप रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब जो आउटपुट होता है ना, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट की कोशिश ये होती है कि जो आपने उसको इनपुट की रेफरेंस वैल्यू दी है, मेरा आउटपुट कोशिश करता है कि उस रेफरेंस वैल्यू तक किसी ना किसी तरीके से या कितने टाइम के बाद पहुंच जाए, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर शिकवे शिकायत ना हो कि मेरा आउटपुट इनपुट तक पहुंचा नहीं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम्स का एक सबसे बड़ा फिनोमिना ये होता है कि कंट्रोल सिस्टम्स की डिमांड ये होती है कि जो इनपुट रेफरेंस यूजर ने दिया है वहां तक मेरा आउटपुट पहुंचना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मेरे फैन को हल्की स्पीड पर चलना है तो मेरी फैन को हल्की स्पीड पर ही चलना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो 10 मिनट के अंदर कपड़े धोए, तो मेरी वॉशिंग मशीन को 10 मिनट के अंदर कपड़े धोने पड़ेंगे। सही है? बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें होती हैं रेफरेंस वैल्यूज। जो रेफरेंस आपने सेट किया है, आपका आउटपुट कोशिश करता है कि उसको किसी तरीके से मीट करे, बट वो चीज फौरन नहीं मीट कर पाता, कुछ सर्टेन टाइम के अंदर वो रीच करता है वो वैल्यू, या सेटल डाउन करता है। तो एक बात ही फिक्स होती है कि जो आपका आउटपुट सेटल डाउन हो रहा है वो 5 टाउ के इंटरवल्स में सेटल डाउन हो रहा होता है। तो अगर आपको टाउ कंप्यूट करना है तो आपने यही चेक करना होता है कि आपका आउटपुट कितने टाइम में सेटल हो रहा है, और उस वैल्यू को फिर 5 टाउ के बराबर कर देंगे और वहां से हम टाउ कंप्यूट कर लेंगे। मीन्स के फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए 5 टाउ के इक्वल लेंगे। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए 5 टाउ के इक्वल लेंगे, बल्कि सेकंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग 5 टाउ के इक्वल ही लेते हैं। बट सेकंड ऑर्डर सिस्टम में टाउ आता नहीं है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा आता है, ओमेगा एन आता है, तो वहां पर हम जीटा और ओमेगा एन निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाउ वाली जो कहानी है वो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही ज्यादातर आ रही होती है। अच्छा, अब हम आ गए, एक मिनट को मैं वो पिक्चर अपनी ले आऊँ यहाँ पे। ओहो, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, इसको मैं यहाँ पर ले आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपके लिए। अच्छा, ये आपके पास यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अच्छा, इम्पल्स सिग्नल कैसा होता है? अगर हम बात करें इम्पल्स इनपुट की, सो अगर मुझे इस ग्राफ पर इम्पल्स इनपुट बनाना है, सो इम्पल्स इनपुट की शेप कैसी होती है? एनीवन?
अगर मुझे इस ग्राफ पर इम्पल्स इनपुट बनाना है तो इम्पल्स इनपुट की शेप कैसी होगी, कैसी होती है नॉर्मली? इम्पल्स सिग्नल कैसा होता है? सबने सिग्नल सर का एक सिस्टम्स इम्पल्स पढ़ा ही है ना, तो होती आपको है। पता होना चाहिए कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। सर एक इम्पल्स ही होती है एट जीरो। जी, सिग्नल्स का कोर्स पढ़ के आए हैं तो आपको इम्पल्स सिग्नल के अंदाजा होना चाहिए सबको, क्या होता है इम्पल्स सिग्नल। हम्म वर्टिकल सिग्नल अपवर्ड्स, ठीक है। साइनसॉइडल नहीं होता फैजान, वर्टिकल अपवर्ड एरो, ठीक है। अच्छा, उस्मान अली खान ने एक सवाल पूछा है कि सर सेकंड ऑर्डर में टाइम कांस्टेंट क्यों नहीं होता, टाइम डिपेंडेंट तो डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर। अच्छा देखो, इसके अंदर जो है ना बेसिकली होता ये है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, खास तौर पर स्टेप रिस्पॉन्स की, तो वो आप लोगों ने प्रीवियस लैब नंबर 2 में देखा है। डिपेंडेंट एक्सेस के पहले होता है, इसलिए होती है। हाँ सही है वॉइस, ठीक है, वो इसलिए नहीं, मैं भी जरा उस्मान का जवाब दे दूँ। उसके अंदर बेसिकली आपने देखा है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि विद टाइम जो है वो आपका सिस्टम जो है वो डाई आउट कर रहा है या जो भी इसके अंदर, तो उस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है कि भाई सिस्टम डाई आउट कर रहा है या सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस आ रही हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि सिस्टम के अंदर जीटा की जो वैल्यू है वो क्या है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर जीटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जीटा क्या होता है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू अगर जीरो है तो आपके सिस्टम तो कभी सेटल ही नहीं होगा, वो तो ऑसिलेट ही किया जा रहा है मुस्तकिल। तो वहां पर इसलिए टाओ का कॉन्सेप्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि टाओ का कॉन्सेप्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीटा, और सिस्टम की स्टेबिलिटी या सिस्टम किस टाइम में सेटल डाउन कर रहा है वो डिपेंड करता है जीटा के ऊपर, कि आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग रेशियो क्या है। सही है। तो इसलिए जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं जीटा के ऊपर। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। गुड। अच्छा, अब आ जाए, काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है कि सर स्टेप जो सॉरी इम्पल्स सिग्नल होता है वो एक वर्टिकल लाइन होती है बेसिकली। स्टेप सिग्नल क्या है? स्टेप सिग्नल ये है कि अगर फर्ज करो मेरे पास एकदम से एक स्पाइक आई, यूं करके यूं आई, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं उसको, हल्की सी स्पाइक आई और फिर वापस जो है वो सेटल डाउन हो गई। सही। तो सारी की सारी एनर्जी सिस्टम की वो इस एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी। सही है। दिस इज कॉल्ड एन इम्पल्स सिग्नल। अभी तो मैंने थोड़ा सा ये ट्राइंगुलर बना दिया, वैसे ये ट्राइंगुलर नहीं होता, ये बिल्कुल यूं होता है, स्ट्रेट लाइन यूं करके यूं, और फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूं इस ग्राफ के ऊपर, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ ऑरेंज में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। दिस इज माई इम्पल्स सिग्नल, और बाकी फिर ये ऐसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी। अब इम्पल्स सिग्नल के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको इससे आप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्यों नहीं निकाल सकते? इससे आप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि गौर से देखो कि दिस इज अ रिस्पॉन्स, जो ब्लैक वाली चीज है इसको हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं। दिस रिस्पॉन्स इज एक्चुअली डाइंग आउट एक्सपोनेंशियली। ठीक है। मतलब अगर आप प्रीवियस स्टेप रिस्पॉन्स को देखते तो स्टेप रिस्पॉन्स बेसिकली जिंदा हो रहा था, वो बेसिकली जीरो से उठ रहा था और किसी सर्टेन वैल्यू पर जाकर अपने आप को सस्टेन कर रहा था। बट इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स तो उल्टा रिस्पॉन्स है, इम्पल्स तो डाई आउट कर रहा है। तो अगर हमें किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करना होता है या सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करना होता है तो हम डाइंग रिस्पॉन्स को कभी भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इससे जो आपका ट्रांसफर फंक्शन आता है उसमें एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसीलिए राइजिंग रिस्पॉन्सेस को कंसिडर करते हैं ताकि हमारा ट्रांसफर फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट आए। इसीलिए अगर आप गौर से देखते हैं स्टेप रिस्पॉन्स वाली कहानी थी, स्टेप रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था, मैं आपके सामने अगर ड्रॉ करूं इसको, तो स्टेप रिस्पॉन्स वाज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसका उल्टा था। क्यों? क्योंकि वो राइज कर रहा था, ये यहाँ पर फॉल कर रहा है,
और वो राइज करके एक सर्टेन वैल्यू पर जाकर अपने आप को सस्टेन कर रहा था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें सिस्टम का कोई रिस्पॉन्स कंप्यूट करना होता है, सो वी ऑलवेज कंसिडर दिस, क्योंकि दिस यील्ड्स एंड प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट्स। सही जी। तो ये जो ब्लैक वाला है ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, रेड वाला आपका स्टेप रिस्पॉन्स है, ऑरेंज वाला आपका इम्पल्स का इनपुट सिग्नल है जो आप सिस्टम में अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आपको एक बात, जब मैं सिमुलिंग करूंगा, जब उस वक्त समझाऊंगा, एक बात समझानी है आपको, वो उस वक्त समझाऊंगा। और इसी तरीके से हमारा जो फाइनल रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स जो है वो क्यों नहीं कंसिडर करते, जबकि ये तो राइजिंग है, तो ये भी हम अभी समझाते हैं आपको। इसको हम लेकर आते हैं कंट्रोल सी, और इसको हम जो है नीचे लेकर आते हैं कंट्रोल बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम का रैंप रिस्पॉन्स। अच्छा, रैंप सिग्नल कैसा होता है? रैंप सिग्नल होता है कुछ ऐसा, यू आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ये होता है बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब ये जो रैंप है, रैंप क्या कहते हैं? रैंप किसको कहते हैं? रैंप कहते हैं किसी सर्टन स्लोप को या एक ऐसी लाइन को जिसका ग्रेडियंट क्या है, उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। फर्स्ट करें y, ये लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c की लाइन है। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? वो बराबर है m के। इसका मतलब ये है कि अगर इनफाइनाइट, अगर ये फर्ज करें ये टाइम यहाँ पर t है, और अगर मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करूं तो इनफाइनाइट टाइम में इसकी वैल्यू ऐसी होगी, यूं ये चलती रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, मतलब ये ऊपर जाती 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 जा रही है। अब इस वैल्यू जो बेसिकली मुस्तकिल बढ़ ही जा रही है, क्या ये सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कंप्यूट करने में हेल्प करेगी? हमें तो एक ऐसी सिस्टम का एक ऐसा इनपुट चाहिए होता है जो कुछ टाइम बाद जाके सेटल डाउन हो जाए, और वो कैरेक्टरिस्टिक मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए ही अचीव हुई है। अगर मैंने इम्पल्स की बात करी तो इम्पल्स का रिस्पॉन्स डाई आउट कर गया। अगर मैंने रैम्प की बात करी तो रैम्प का रिस्पॉन्स तो मुस्तकिल बढ़े चले आ रहे, वो तो रुक ही नहीं रहा कहीं, वो तो मुस्तकिल बढ़े, ये तो मुस्तकिल क्या है, ग्रोइंग रिस्पॉन्स है। सो हमें डाइंग आउट रिस्पॉन्स और ग्रोइंग रिस्पॉन्स, इन दोनों से सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट नहीं करना, क्योंकि इससे गलत रिजल्ट्स आएंगे। हमें एक ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जो कुछ टाइम में जाकर सेटल डाउन हो जाए, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाला शो कर रहा है और कोई भी नहीं शो कर रहा। इसीलिए याद रखो, ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करने के लिए यू विल ऑलवेज कंसिडर द सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स, द इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड द रैंप रिस्पॉन्स विल नेवर बी कंसिडर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए देख रहे हैं ताकि आप ये चेक कर सके कि आपका सिस्टम मुख्तलिफ इनपुट्स पर किस तरीके से रिएक्ट और बिहेव करता है, और इसके अलावा इनका कोई ताल्लुक नहीं है सिस्टम के साथ या इस लैब के साथ। इस लैब के अंदर इनका महज सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है वो ये है कि आप सिर्फ ये देख सको कि अगर मुख्तलिफ सिग्नल्स आप अपने सिस्टम को दोगे तो आपका सिस्टम को किस तरीके से प्रोसेस करके किस तरीके से आपका एक आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। सही है, यहां तक क्लियर है? रैंप रिस्पॉन्स इज इन अनडैम्प्ड सिस्टम। नहीं, डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आता उस्मान। डैम्पिंग जो है ना वो बेसिकली लिंक्ड है ऑसिलेशंस के साथ। तो क्या आपको यहाँ पर कोई ऑसिलेशंस नजर आ रही है? मुझे तो ऑसिलेशन नजर नहीं आ रही। सही है, अनडैम्प सिस्टम तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास, फर्स्ट तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं इसको, तो अनडैम्प सिस्टम तो ऐसा होता है जिसके अंदर ऑसिलेशन ही ऑसिलेशन आ रही है, यूं। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दिस। ये तो एक ग्रोइंग रिस्पॉन्स है, यूं करके ग्रो कर रहा है, यूं। सो दिस इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर। समझ आइए आपको? जी समझ आई? तो ये बेसिकली आपके तीन मुख्तलिफ टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देंगे, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या, ट्रांसफर फंक्शन जो है वो यूजिंग स्टेप रिस्पॉन्स हम कंप्यूट कर रहे होते हैं। अगर यही काम लैब में करते तो मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन जो है वो नहीं देता। आप लोग लैब के अंदर सर्किट बनाते, उसके बाद यूजिंग स्टेप रिस्पॉन्स सर्किट, यूजिंग स्टेप रिस्पॉन्स आप के और टाउ कंप्यूट करते और ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते। बट क्योंकि अभी हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो मैं के और टाउ आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, उससे आप तीनों रिस्पॉन्सेस निकालेंगे,
बट यूजिंग स्टेप रिस्पॉन्स आप उन वैल्यूज को एक दफा वेरीफाई कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। वाई क्या लिखा है सर, इन स्टेप एंड रैम्प रिस्पॉन्सेज वी सी सम sort of delay. Why impulse response start right after impulse response input? नहीं, इस तरीके से तो नहीं होता बेसिकली। देखें, होता क्या है कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया कि देखें, अगर इसकी हम बात करें, अगर आप इसको कह रहे हो ना, अगर हम इस ब्लैक वाले की बात करें जो कि एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब आपने ये पूछा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो फौरन क्यों शुरू हो रहा है। नहीं, देखिए फौरन तो शुरू नहीं हो रहा। फौरन से मुराद ये होता है कि अगर यहीं से शुरू हो यहीं खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखो, इम्पल्स इनपुट क्या होता है, पहले पहले तो ये समझो। इम्पल्स इनपुट ये होता है कि आपके पास एक वेव चल रही थी यूं करके, एकदम से एक स्पाइक आया, वेव के अंदर एनर्जी आई, स्पाइक गया, वेव खत्म हो गई, बस ये है इम्पल्स। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स इतना एफिशिएंट होता तो वो यहीं से यू करके आता और यूं चला जाता सीधा, बट वो ऐसा नहीं आ रहा, वो आ रहा है ऐसे, यू। सही है। तो ये आपकी बात, आपने खास थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो फौरन डाई आउट नहीं कर रहा, वो विद सर्टन टाइम डाई आउट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्टेप इनपुट की, स्टेप इनपुट होता है यूं, तो मेरा स्टेप रिस्पॉन्स बिल्कुल यूं नहीं बैठ जाता आगे, बल्कि कुछ टाइम बाद आके यूं करके बैठता है। तो शुरू तो वो यहीं से हो रहा है, ये भी यहीं से शुरू हो रहा है। आई बात समझ उमर? आपको समझ आया? आपका सवाल जो आप पूछ रहे थे, जवाब समझ आया आपको? कि शुरू तो देखे तो दोनों यहीं से हो रहे हैं, बट सेटलिंग टाइम में थोड़ा सा डिले है। ठीक है, गुड। अब मैं सिमिलिंग खोल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैटलैब मैंने ओपन कर लिया। Wait for MATLAB to open and then we will start. चलिए, ओपन हो गया। उसके बाद अब हम सिमिलिंग को ओपन कर रहे हैं। सिमिलिंग थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक ये बिजी है।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक मॉडल पे हमने क्लिक किया, क्रिएट मॉडल। ठीक है जी, खुल के आ गया हमारे सामने। अब हम जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी ब्राउज़र जो है इसका, जहाँ पर सारा सामान पड़ा होता है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब हम स्टेप से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो पहले हम जाते हैं सोर्सेज के अंदर। सोर्सेज के अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेप भी है, रैम्प भी है। अच्छा, अब इम्पल्स हम चेक कर लें। इम्पल्स यहाँ पर आई थिंक नहीं होगा, तो इम्पल्स नहीं है तो हम इसके ज़रिए एक दूसरा कोई चीज़ करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। बट अभी हमारे पास यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप से, तो मैंने स्टेप ले लिया पहले। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? इसके अलावा हमें चाहिए इसके अलावा जो है हमें अपना वो चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, वो आएगा कंटिन्यूस ब्लॉक से। यहाँ से हमने लिया ट्रांसफर फंक्शन, इसको हमने ऐड कर लिया। हमें चाहिए स्कोप, तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें ली हमने। अब गौर से देखिएगा इसको, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैंने इस तरीके से ले लिया। इसको ज्वाइन कर लें यहाँ से, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा, फर्ज करो कि मैं ले रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन के अपॉन टाउ एस प्लस वन होता है ना, तो मैं ले रहा हूँ 0.98 अपॉन 5s+1। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आप ले लो 0.98 अपॉन 5s+1। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया 0.98 अपॉन 5s+1। ठीक है जी। स्टेप पर आ जाए। स्टेप टाइम 0 होता है, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1, सैम्पल टाइम 0। ओके। अच्छा जी, अब इसको हम करके देखते हैं कि भाई किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको मैंने यहाँ पर रन किया। रन हो गया। अब इसको हम स्कोप पे चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। कि थोड़ा सा ये देखिए, इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स है वो आपके सामने आ रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और अच्छा भी कर सकता हूँ मैं इसको। वीक फाइंडर ट्रिगर्स, एक मिनट। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो सेट टूल्स। चलो, इसको हम थोड़ा सा टाइम या तो इसको बढ़ा देते हैं। एक काम ही करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और टाइम के लिए बढ़ाता हूँ, एकदम 20 सेकेंड के लिए रहता हूँ। सही है।
ठीक है, इसको अब हम करते हैं। क्या हो गया इसको? ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसको हम यहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि आपको वैल्यू दिखा सकूँ कि फाइनल वैल्यू क्या आ रही है इसकी। फाइनल वैल्यू करके इधर से शो करेंगे हम, ये करके फाइनल वैल्यू जो है वो कुछ आ रही है 0.9। अभी और जाके आगे जा रहा होगा, तो उसमें मसला नहीं है। थोड़ा सा इसको अगर हम देखें तो अराउंड 0.96 आ रही है, तो मसला नहीं। मैं इसका टाइम थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूँ। देखो, इसको मैं करता हूँ 100। ठीक है, अब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल उसके स्पैन के अंदर आ रहा है। तो अब और से देखते हैं कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। फाइनल वैल्यू में यहाँ पर जाके चेक की तो कितनी आ रही है, अराउंड बिल्कुल एग्जैक्टली 0.98 आ रही है। सही है, मैंने इसको, अच्छा एक और चीज़, अब एक और, बल्कि आपको एक और चीज़ दिखानी थी मुझे, बल्कि वो एक साथ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, मैं ज़रा एक और वो ले लूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ नजर आए। यहाँ पर कंटिन्यूस में जाके मैं लूँगा, बल्कि मैथमेटिक्स ऑपरेशन में मक्स कहाँ से आता है, मक्स कॉमनली यूज ब्लॉक्स, मैंने यहाँ पर लिया मक्स। सही है, ठीक है, मैंने मक्स लिया, ऐड ब्लॉक किया इसको। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट भी साथ साथ आपको दिखा दूँ मैं, ताकि आपको के निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपको इसको नहीं नजर आ रहा है। येलो येलो वाला आपका स्टेप रिस्पॉन्स है, और ब्लू वाला जो है वो आपका स्टेप इनपुट है। तो अगर के निकालना होता है तो के होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो येलो वाली की वैल्यू हम डिवाइड करेंगे इस ब्लू वाली की फाइनल वैल्यू से, तो के आ जाएगा। अच्छा, अब हमें निकालना है टाउ। ठीक है, टाउ हमने हमने जो रखा है वो कितना रखा है हमने, टाउ आपके सामने हमने रखा है 5। इसका मतलब ये है कि ये 25 सेकेंड्स के अंदर अपने आप को सेटल डाउन कर रहा होगा। तो 25 सेकेंड्स अराउंड कितने इधर आ रहे होते हैं, और गौर से देखो तो बिल्कुल सही है कि 25 सेकेंड्स के अंदर ही अपने आप को सेटल कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स खुद ही आपने के और टाउ दिया, और फिर कैलकुलेशन से वेरीफाई करने के जो आपने दिया है क्या वो चीज़ सही आ रही है, और साथ साथ ये ग्राफ भी आपने इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स व्हेन अ स्टेप इनपुट। ब्लू वाला जब हमने इनपुट दिया है तब मेरे पास ये येलो वाला जो है स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो कंप्यूट हमने इस तरीके से कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं सिस्टम के रैम्प रिस्पॉन्स पर। रैम्प के लिए मैं गया सोर्सेज में, यहाँ मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आया, इसको मैंने यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब किया, इसको मैं इधर लेके आया। ठीक है, रैम्प रिस्पॉन्स के अंदर स्लोप जो है वो इसका 1 है। ठीक है, स्टार्ट टाइम जो है 0 है, इनिशियल आउटपुट जो है वो 0 है। स्लोप इसका हम y इक्वल्स टू एक्स ले रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट टाइम कितना इसका 0 है। ठीक है, इसको हमने कर दिया ओके। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि क्या आ रहा है ये। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है। इसको थोड़ा सा ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने अब अभी लैब में देखी है। कहाँ पे लैब में देखी थी, यहाँ पर। दिस इज योर रैम्प रिस्पॉन्स, दिस इज योर रैम्प रिस्पॉन्स दैट इज शोन ओवर हेयर। ठीक है, इससे आप क्यों नहीं निकाल सकते सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, क्यों, क्योंकि दिस इज द कंटिन्यूसली ग्रोइंग रिस्पॉन्स। सही है, अच्छा जी, अब आ जाओ। अब आपको अगर निकालना है, क्या निकालना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सबसे एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूंगा या मैं सर्च करूँ जाके लाइब्रेरी के अंदर, तो क्या मुझे इम्पल्स का कोई सिग्नल मिलता है। मैं चेक कर लेता हूँ। इम्पल्स, इम्पल्स डिस्क्रीट इम्पल्स है, एच डिटेक्टर है, कोई सिग्नल नहीं है सच इम्पल्स का। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब एक काम ही करते हैं, मैं जाता हूँ सोर्सेज में,
यहाँ से मैं उठाता हूँ एक स्क्वायर पल्स। क्या उठाता हूँ? एक स्क्वायर पल्स। ठीक है, अब अगर गौर से देखना कि मैंने स्क्वायर पल्स क्यों उठाई है। इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि भाई आप आओ यहाँ पर। ठीक है, और इसको इसने कहा एम्पलीट्यूड इसका 1 ले लो। टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकेंड्स है। पल्स विथ जो है वो 50% होती है इसकी, नॉट 5%। और टाइम डिले इसका 0 है। ठीक है, और कुछ नहीं करना मुझे। अच्छा, इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं रन करने को करता हूँ, अपने आपको समझाता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ये करते हैं। हाँ, अब सही है। ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ ये वाला, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चारों के आप एनालाइज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि सिविलिंग के अंदर इम्पल्स इनपुट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? इम्पल्स इनपुट जो है ना, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर हमने एक यूज किया, एक स्क्वायर वेव। क्या यूज किया? स्क्वायर वेव। और स्क्वायर वेव की फॉलिंग एज जो कि ये वाली है, जो जहां पर कर्सर घूम रहा है, दिस वन, हमने कहा कि ये इसको हम एज अ इम्पल्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहां से मेरा रिस्पॉन्स वही गिरने वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, बट ये फॉलिंग वाला रिस्पॉन्स है, ये स्टेप इनपुट जैसा रिस्पॉन्स है, ये इम्पल्स इनपुट जैसा रिस्पॉन्स है, ये स्टेप इनपुट जैसा रिस्पॉन्स है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इतने पोर्शन को कहा, जो ये वाला पोर्शन है, कि दिस रिजेंबल्स एन इम्पल्स इनपुट। और क्योंकि ये इनपुट इम्पल्स इनपुट को रिजेंबल कर रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्क्वायर वेव दिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कोई इम्पल्स का सिग्नल जो है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 करके मैंने आपके सामने क्या किया, एक एक करके जो है मैंने पहले यहाँ पर स्टेप लगाया, फिर मैंने यहाँ पर रैंप लगाया, फिर मैंने यहाँ पर इम्पल्स के लिए एक स्क्वायर वेव लगाई, और आपके सामने जो है जो भी गिवन है वो मैंने यहाँ पर उसको एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल यही काम करना है, बट अब आप लोग के और टाओ क्या लेंगे, तो वो आप लोग देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ कि के और टाओ आपको क्या लेना है। यस, बिल्कुल 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 ऐसे ही करना है। 14 सेकंड से लेकर 19 सेकंड्स तक की वेव फॉर्म जो है वो हमने एनालाइज कर ली, क्योंकि ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स जैसी एक वेव फॉर्म जो है वो आपके सामने शो हो रही है। ठीक है सर, ड्यूटी साइकिल कम करके देखें। हाँ, तो वो कम कर लें आप, मसला नहीं है। वैसे ड्यूटी साइकिल 50% ही रखी जाती है, आप इसको कर लो 5-10% कर लो, तो और क्लियर हो जाएगी वो। ठीक है, इस तरीके से आ गई, और क्लियर हो गया आपके पास ये मामला। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल जितनी कम होगी स्क्वायर पल्स की, वो इम्पल्स के बराबर हो जाएगी। गुड, जिसने मेरे ख्याल से उमर ने कहा था, गुड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप स्क्वायर इम्पल्स रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अब आप के और टाउ क्या रखोगे वो आप देख लो। मैंने रखा 0.98, आप रखेंगे 0 पॉइंट और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी नंबर, जो भी आपका नंबर है। जैसे फर्ज करो मेरा है 10652, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 0 पॉइंट, आखिरी के दो नंबर क्या है मेरे पास, 52। तो जिसका जो भी नंबर आ रहा है वो आखिर में यहाँ पे रखेगा 0 पॉइंट लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर। सही है, और यहाँ पर 5 में क्या रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टाओ की जगह 5 रखा, तो आप यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर आइडेंटिटी नंबर। अब वो 10 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो क्या करना है, 0 पॉइंट लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर आइडेंटिटी नंबर, और टाओ की जगह फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर आइडेंटिटी नंबर। क्लियर है? और इस तरीके से आपने तीनों रिस्पॉन्सेज यहाँ पर विथ ब्लॉक डायग्राम आपने यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच करने, और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन शो करते हुए के और टाओ निकालना है, और वेरीफाई करना है कि जो आपने के और टाओ खुद रखा है क्या कैलकुलेशंस के बाद भी वही आ रहा है और वही आएगा। Sir, is there any option similar in multisim to see the single frequency analysis at a specific frequency? What the output is? इसका मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है। जिसने सवाल पूछा है, मोहम्मद अहमद करके जिसने पूछा है, मैं देख के बता सकता हूँ आपको। सही है,
तो ये बेसिकली आज की लैब थी, बहुत ही सिंपल सी लैब थी। अगर कोई आपका सवाल नहीं है तो फिर मैं अटेंडेंस लेके फिर क्लास हम लोग एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ बोलो। सर जी बोले। हाँ बोलो। सर वो पिछली वाली लैब में लैब 2 के टास्क 2 का जो सर मैं आपको कल बता रहा था, फ्लैट लाइन आ रही थी मेरी, तो सर ये तो मैंने कुछ गड़बड़ होगी, सर, वरना बाकी सब लोगों की तो रिस्पॉन्स आ गए। मैं आपने सही सब तरह किया है। यस सर, सब कुछ करके देख लिया मैंने। तभी जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है फिर वैसे ही जमा करवा दें आप। सही है सर, ओके। ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? हाँ क्या है कैलकुलेशन में क्या करना है सर? कैलकुलेशन के अंदर के और टाउ निकालना है मोहम्मद नियाज, जो आपने खुद प्लेस किया है के और टाउ, उसको वेरीफाई करना है। किस तरीके से निकालेंगे? के मैंने से बता दिया है, टाउ किस तरीके से निकालेंगे वो भी बता दिया। सर सबमिशन आज ओपन करेंगे आप? सबमिशन जब मैं ओपन करूंगा, जो जिनकी जो लैब्स रह गई हैं वो मैं बता दूंगा। मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, मैं थोड़े करूंगा ओपन, बट जब करूंगा तो बता दूंगा आपको। अच्छा सबमिशन पार्ट रिपीट करना है। सबमिशन पार्ट रिपीट ये करना है कि आपने सिमिलिंग के अंदर तीनों इनपुट्स अप्लाई करने हैं, और तीनों स्कोप के रिस्पॉन्सेज आपने जहां पर ये खाली जगह है वहां पर आपने इसको बता देना है। ठीक है, एक मिनट हो गया। ठीक है जी। तो सिर्फ 3 स्क्रीनशॉट्स ऑफ स्कीमेटिक, 3 स्क्रीनशॉट्स ऑफ आउटपुट एंड 3 ऑफ, नहीं कैलकुलेशंस तीनों की नहीं करनी। कैलकुलेशंस तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स ही करनी है। मैं क्या शुरू से समझा रहा हूँ आपको कि आपको जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स से निकालना है, बाकी दोनों तो यूज नहीं करने आपने। सही है, तो 3 स्क्रीनशॉट्स हैं, 3 स्कीमेटिक्स हैं और एक कैलकुलेशन है। सही है, और कोई अगर सवाल नहीं है तो मैं अटेंडेंस पे स्टार्ट करता हूँ लेना। ठीक है। अच्छा जी, ईसीडी की है। अरहम, अरहम, एब्सेंट। एहसन, एहसन प्रेजेंट। तनवीर, उसामा, उसामा हैदर एब्सेंट। वकार, प्रेजेंट सर। वकार। अरीब, प्रेजेंट सर। मुबशिर, मुबशिर, फाइक, तालिब, प्रेजेंट सर। उमर, उमर इकबाल, सादान। उमर इकबाल हैं, ठीक है सॉरी, ठीक है देख लिया मैंने। उमर, सादान, फैजान, फैजान एहसन, ठीक है। जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, हसान, पेरेंट्स सर। सैफ, सैफुर रहमान,
अली अली रजा, अली रजा, जिसकी अटेंडेंस हो गई वो जा सकता है। शहरियार, नानक, प्रेजेंट सर। मेहराब, मेहराब, नवीरा, नवीरा, अनुशिका, अंजला, ठीक है नवीरा आप हैं, ठीक है नवीरा मैंने देख लिया, ठीक है। अंजला भी थी, ठीक है। सुमेर, सुमेर, सकलैन, यासिर, यासिर कयूम, एब्सेंट, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया हमारे पास पहली आईडी। बिलाल आरिफ, असद हयात, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस, मोहम्मद अवैस, प्रेजेंट सर। शहबाज अदीब, शहबाज अदीब, यस सर शिबादीप। मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान, असदुल्ला, ठीक है। बाबर अली, बाबर अली, हाफिजा फहीला, ठीक है। यासिर एजाज, यासिर एजाज, ठीक है। हसनैन बरीरो, हसनैन बरीरो, नहीं है। अवैस अली, अवैस अली, जगदेश, जगदेश, सही है। मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शहबाज, अच्छा ठीक है, शहबाज नहीं है। और क्या है अपना ये कौन किसका तुम कह रहे थे, बरीरो, क्या लाइट नहीं है, ठीक है। हमजा अली साबिर, मेहराब अभी रुक जाओ मैं बाद में लगाऊंगा आपकी। मोहम्मद आरिफ प्रेजेंट, ठीक है। फर्रुख, फर्रुख शबीर, फर्रुख शबीर, अनम, ठीक है। वसी, वसी, उस्मान, उस्मान अली खान, उस्मान अली खान क्लास में थे तो कहाँ चले गए। हम्माद रहमान, ठीक है हमाद प्रेजेंट है। और कौन है, बिस्मा, मुजम्मिल सलीम, मुजम्मिल सलीम, बुशरा, ठीक है। शाहजेब अहमद बेग, शाहजेब अहमद बेग, एहतशाम, प्रेजेंट, ठीक है। सुम्बुल, सुम्बुल, शहबाज कहाँ है, सुम्बुल भी प्रेजेंट है। शहबाज कहाँ चले गए, शहबाज का नाम नंबर था ना, हाँ ये रहा, ठीक है। ठीक है शहबाज लगा दी मैंने आपकी। मरियम इदरीस प्रेजेंट है। उबैदुल्ला, उबैदुल्ला, और सदाकत, ठीक है।
अच्छा, जिसकी रह गई है जिसकी रह गई है वो भी थोड़ा सा वेट कर ले, मैं एंड में सबके लिए एक साथ लगाऊंगा जिसकी रह गई है। जिसकी हो गई वो जा सकता है। अच्छा, आखिरी आईडी हमारी रह गई है मैकाट्रॉनिक्स वाली आईडी। अम्माद अम्माद मुबीन, वाइज वाइज गफ्फार प्रेजेंट, ठीक है। हारिस अहमद खान, हारिस अहमद खान, ठीक है। सैयद फैज़ान, फैज़ान हुसैन, सैयद फैज़ान हुसैन, सैयद आगा मोहम्मद बाकर, सैयद आगा मोहम्मद बाकर, जी कौन? उमर फारूक, उमर फारूक थे मेरे ख्याल से, सवाल भी किया था उन्होंने। मोहम्मद नियाज भी थे। उज़ैर रऊफ, उज़ैर रऊफ, उज़ैर रऊफ, ठीक है। एहसन अजीज़, एहसन अजीज़ भी हैं। मोहम्मद अरीब, मोहम्मद अरीब भी हैं। सलमान उबैद, सलमान उबैद भी हैं। मोहम्मद अहमद काशिफ, अहमद काशिफ भी हैं, ठीक है। मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद मुर्तज़ा, ये नहीं है, हैं बल्कि हैं, सही, प्रेजेंट सॉरी। सर। जी जी सही, देख लिया मैंने, सॉरी। मोहम्मद हसन आबिद, ठीक है। सैयद शामिर, शामिर भी हैं। मुनीब, मुनीब भी हैं, एक, ठीक है। मोहम्मद सऊद, सऊद भी हैं। और अफ़ान रहमानी, अफ़ान रहमानी, सर अफान और फैजान अभी थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा। अफ़ान और फैज़ान हुसैन, ठीक है। अब किसकी रह गई थी? मेरे ख्याल से उस क्लास में किसी की रह गई थी ना। कौन था? एक तो हमजा अली साहब, हमजा अली साबिर कुछ कह रहे, नहीं कौन सा था वो, क्या नाम था उसका लड़के का जिसकी सर रह गई मेरा है? नाम नहीं इसमें। हम्म, सैयद काजिम अब्बास। काजिम अब्बास साहब का नाम नहीं है इसके अंदर? जी सर। एक मिनट रुको, चेक करने दो मुझे। तो आपने क्या लेट करवाया रजिस्ट्रेशन? सर ये सर लेट। अच्छा रुको एक मिनट। नंबर बताओ अपना। 10200। 10200। और आपका जो है अपना नाम है काजिम अब्बास, ठीक है। सैयद काजिम अब्बास। अच्छा, सैयद अब्बास, सैयद काजिम अब्बास। बात दे दी। एमई के ही है, मैकेट्रॉनिक्स के? जी सर मेकाट्रॉनिक। सही है। तो अभी आपने प्रीवियस क्लास ली थी या नहीं ली थी? कब करवाया? सर अभी लीक थी ये पिछली जो है। सही है, ठीक है। थैंक यू सर। आप कोई मसला नहीं है। अच्छा, कि यहाँ पर किसकी रह गई थी? एक मेहराब की रह गई थी और एक और भी कोई था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया लड़के का, क्या नाम था इनका यार? सर हसनैन की। सैफ, हाँ सैफुर रहमान, हसनैन की, हाँ मैंने लगा दूंगा। ठीक है, और तो कोई भी नहीं है इसमें। हसनैन की मैं देख लेता हूँ, हसनैन दूसरा आईडी में थे ना, हसनैन की भी लगा दूंगा, चलो ठीक है। सही है, और तो कोई नहीं है। ठीक है, तो क्लास हम एंड करते हैं और ये रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। सर शहरियार, वसी अब्बास, अच्छा रुक जाओ, आप लोग जो है ना एक साथ नहीं बताते। शहरियार
इसका नंबर क्या है? शहरियार कहाँ है? शहरियार तो है ही नहीं। वसी अब्बास भी नहीं है। वसी अब्बास तो है, सॉरी, वो तो खुद कह रहे हैं अपनी। ठीक है, सॉरी, वसी अब्बास तो है। वसी अब्बास का नाम क्या है? वसी 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 नंबर बताएं वसी अपना। वसी अब्बास, ये रहा, बल्कि सही 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 मिल गया, सॉरी, मिल गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।